अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज जो हम सर्चिंग टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज़ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ए स्टार सर्च एल्गोरिथम को इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका एल्गोरिथम देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे उसकी एग्जांपल के साथ और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम एडमिसिबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि ए स्टार सर्च की क्या होती है और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो ए स्टार या एस्टेरिक कुछ भी कहा जा सकता है इसे। बेस्ट फर्स्ट सर्च से की कॉमनली यूज टेक्निक है और इसके अंदर ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है एंड और इसके अलावा कॉस्ट यूज़ करते हैं हम, जो कि स्टार्ट नोड से किसी भी एन नोड तक जाने के लिए हम यूज़ करते हैं और उस कॉस्ट को हम जी ऑफ एन कहते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम कहेंगे एच ऑफ एन और जो कॉस्ट हमें स्टार्ट नोड से किसी और नोड तक लेकर जाएगी उसे हम जी ऑफ एन कहेंगे। A star search algorithm finds the shortest path through the search space using the heuristic function. This search algorithm expands less search tree and provides optimal result faster. It provides expanding paths that are already expensive but expands most promising paths first. पूरा ए स्टेरिक एल्गोरिथम एक इक्वेशन के गिर्द रिवॉल्व करता है। वही एक इक्वेशन है जिसको समझ के हम पूरा ए स्टार एल्गोरिथम जो है वो समझ सकते हैं और उसके ज़रिए हम इजीली ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ग्राफ को या ट्री को। उस हम एक्चुअली करते क्या है, हम एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेते हैं जिसे हम एच ऑफ एन कहते हैं किसी भी स्टेट की जो हमें गोल स्टेट तक लेके जा रही है, और दूसरी हम लेते हैं कॉस्ट वैल्यू या वो कॉस्ट जो हमें स्टार्ट स्टेट से किसी भी और स्टेट तक लेके जा रही है विद सम कॉस्ट, उसे हम जी ऑफ एन कहते हैं और इन दोनों के सम को हम कहते हैं फिटनेस नंबर। तो इक्वेशन हमारे पास जो है कुछ यूँ बनती है, दैट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, इसमें वेयर जी ऑफ एन इज द कॉस्ट टू रीच द नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड एंड एच ऑफ एन स्टार्टिंग नोड से किसी भी नोड तक जो कॉस्ट आएगी वो जी ऑफ एन होगी। एच ऑफ एन हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, इसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन में दी गई जाती है लेकिन आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग बीएफएस टेक्निक। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो एस्टिमेट जो कि हमारा हम लगाते हैं कि कॉस्ट हमें स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक इतनी कॉस्ट तक हमें जो है हमें लगेगी इसे रीच करने तक। एफ ऑफ एन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ पाथ थ्रू एन टू गोल। एफ ऑफ एन हमारा वो टोटल कॉस्ट होगा या टोटल पाथ होगा जो हम स्टार्टिंग स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक कवर करेंगे और इसके लिए हम क्यू या लिस्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ए स्टैटिक सर्च एक इन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। इन्फॉर्म सर्च से मुराद यहाँ पर ये है कि हमें जो भी ग्राफ या ट्री हम यूज़ करेंगे उसकी डायरेक्शन हमें मालूम है, हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने की कॉस्ट मालूम है, उसे हम इन्फॉर्म सर्च करते हैं, जिसका पीछे भी हमने लेक्चर्स में देखा। और स्टैरिक से मुराद यहाँ पर एडमिजिबिलिटी है कि ए स्टैरिक जो है एडमिजिबल होता है। एडमिजिबल कैसे होता है वो हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए स्टार एल्गोरिथम होता क्या है। ये एल्गोरिथम आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर। एल्गोरिथम कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग नोड को एक ओपन लिस्ट के अंदर जो है प्लेस करना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर जो ओपन लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं, और अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो रिटर्न फेलर एंड एल्गोरिथम विल स्टॉप। और स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द नोड फ्रॉम द ओपन लिस्ट। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम वो ओपन लिस्ट में से एक नोड सेलेक्ट करेंगे विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इवैल्यूएशन, जिसकी वैल्यू हमें स्मॉल में, यानी जिसका एफ ऑफ एन हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा। पीछे हमने जो इक्वेशन पढ़ी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, उसमें जी और एच की वैल्यू को ऐड करके जो एफ ऑफ एन हमें सबसे छोटा मिलेगा वो वाला नोड हमने सिलेक्ट करना है। इफ नोड एन इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। अदरवाइज अगर जो नोड हमने पिक किया वो गोल स्टेट ही हमारी वो है तो एल्गोरिथम वहीं पर रुक जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है अगर, तो उस नोड को एक्सपेंड करें, उसके जितने सक्सेसर जितने चाइल्ड नोड्स हैं उनको कंसिडर करें, उन पर भी सेम फार्मूला अप्लाई करें और एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलेगी उसको कंसिडर करें और फिर उससे आगे मज़ीद इसी तरह से हम चलते जाएंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक कंसिडर करते हैं जी कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एस हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और जी हमारी गोल स्टेट है।
इस ग्राफ को हमने ट्रेवर्स करना है ए स्टेरिक एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, और इसमें हर स्टेट के लिए हम एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। हर स्टेट की एफ ऑफ एन की वैल्यू उसी फॉर्मूला से फाइंड होगी जो हमने पीछे पढ़ा, डेट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। और एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें करेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ सेम ही है जो पीछे ग्राफ था, और यहाँ पर बस इसको जो है थोड़ा एक अलग अंदाज से यहाँ पे शो किया गया है, और जो कि हमें बता रहा है कि हर नोड से मज़ीद कितने नोड्स निकल रहे हैं या उससे कितने चाइल्ड नोड्स हैं। ग्राफ सेम है, उनकी वैल्यूज़ भी सेम है। टेबल के अंदर आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ दी गई हैं, और ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं वो जी ऑफ एन है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं गोल स्टार्ट स्टेट एस से, स्टार्ट स्टेट का अगर हम कैलकुलेट करें एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ एस कुछ यूँ होगा कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस, यानी जी ऑफ एन, चूँकि एन हम पीछे फार्मूला में यूज़ करते हैं जनरल फार्मूला में, यहाँ पर हम एस के लिए पर्टिकुलरली फाइंड कर रहे हैं, तो जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस। जी ऑफ एस हमारे पास क्या है, जी ऑफ एस हमारे पास 0 है। स्टार्ट स्टेट का स्टार्ट स्टेट पे ही वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट 0 होगी। और एच ऑफ एस यानी स्टार्टिंग स्टेट की वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास टेबल में दी हुई है, डेट इज एस इज इक्वल टू 5। तो यही हमने यहाँ पर पुट की और फॉर्मूला के अंदर, और वैल्यू हमारे पास आई 5। फिर हम एस के बाद हम जो एस के बाद हमारे पास दो चाइल्ड, यानी एस से हम दो मजीद स्टेट्स पर जा सकते हैं, ए पर और जी पर। ए पर जाने की कॉस्ट 1 है, जी पर जाने की कॉस्ट 10 है। ऑल दो जी हमारी गोल स्टेट है, लेकिन उस तक जाने की कॉस्ट जो है वो 10 है। तो हम पहले एस से ए का पाथ जो है इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले जी ऑफ ए, जी ऑफ ए क्या होगा, जी ऑफ ए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्टार्ट स्टेट से किसी और नोड तक जाने की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम जी ऑफ ए बोलेंगे या जी ऑफ एन बोलेंगे। इसमें हम ये देख सकते हैं एस से हम ए पे जा रहे हैं या एस से जी पे जा रहे हैं। इसी ग्राफ को दूसरी तरह से शो किया गया है, तो बात सेम ही है। तो जी ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा 1, और एच ऑफ ए ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी हमारे पास क्या है, ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू टेबल में दी गई 3 है, तो 1 + 3 4। इसी तरह से अगर हम स्टेट जी को कंसिडर करें, तो जी से जी का पाथ, सॉरी स्टार्टिंग स्टेट से जी का पाथ हमारे पास क्या है, डेट इज 10। ये ग्राफ में भी शो किया हुआ है एक्चुअल कॉस्ट, और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू टेबल में हमें शो की गई 0, तो 10 + 0 10। दोनों में से शॉर्ट कौन सी है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 10, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 4। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 यानी ए। तो हम नोड ए को कंसिडर करेंगे, और नोड ए से आगे मजीद हम ट्रेवर्सिंग करेंगे। नोड ए से आगे हमारे पास दो चाइल्ड आते हैं, बी एंड सी। तो हम सबसे पहले देखते हैं सी पे, एस से ए पर जाएंगे, ए से फिर सी पे जाएंगे। ये एस से ए का हम पास चुके पहले कर चुके हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या वही वैल्यू यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या इकट्ठा दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस से ए तक की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है 1, एस से ए की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 1 है, ग्राफ में एक्चुअल कॉस्ट हमें दी गई है 1, और ए से सी की एक्चुअल कॉस्ट भी हमारे पास क्या है 1। क्योंकि एस से ए और ए से सी दो हैं, तो हम दोनों की एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे। और फिर हम एक्चुअली पहुंच कहाँ पर रहे हैं, सी, और सी हमें गोल स्टेट तक लेके जा रहा है किस ह्यूरिस्टिक वैल्यू किससे, 2 से, जो हमें टेबल में दी गई है। सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 है। 1 + 1 + 2 = 4। इसी तरह से हम अब दूसरा सक्सेसर देख लेते हैं, बी, एस से ए और ए से बी। एस से ए पर जाने की कॉस्ट हमें 1 है, और ए से बी पे जाने की कॉस्ट हमारे पास 2 है, और बी से जी तक जाने की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो टेबल में दी गई हमें 4 है। 1 + 2 + 4 = 7। और यहाँ से जो सी स्टेट है वो हमें मज़ीद जो है वो जी स्टेट तक लेके जा रही है। पीछे हम ग्राफ में देख सकते हैं, एस से हम ए पे गए थे और जी पे गए थे। अब जो हमने दोनों में से शॉर्टेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी फाइंड की, ए की। ए से हम आगे जा रहे हैं बी पे और सी पे, इन दोनों को हमने देख लिया। अब बी और सी, हमारे पास सी की वैल्यू 4 निकली और बी की वैल्यू 7 निकली। दोनों में से छोटी कौन सी वैल्यू है, 4। तो हम बी से, सॉरी 4, और वो सी से है, तो सी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे जी तक।
ग्राफ में देख सकते हैं कि सी भी हमें जी तक लेके जा रहा है विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 4। तो इसी तरह से एस से ए की कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट 1, ए से सी की एक्चुअल कॉस्ट 1, सी से जी की एक्चुअल कॉस्ट 4 है, और जी का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो इनको ऐड किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 6। सेम इसी तरह से दूसरा सक्सेसर हमारे पास डी था, सी से हम जी पे जा रहे हैं और डी पे जा रहे हैं, तो हमने डी को भी जो है ट्रेवर्स करना है। एस से ए की वैल्यू 1 एक्चुअल कॉस्ट, ए से सी की एक्चुअल कॉस्ट 1, और सी से डी की एक्चुअल कॉस्ट 3, और डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6, ऐड किया 11। क्लियर। तो इसमें से हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू, सबसे पहले हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू आई थी ए और जी में से ए, हमने ए को फॉलो किया। ए से आगे हम जाते हैं बी और सी पे, और शॉर्टेस्ट वैल्यू हमारे पास सी आई थी। सी से आगे हम जाते हैं डी और जी पे, और इसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू जी के लिए आई थी, और जी ही हमारी गोल स्टेट थी, इसलिए यहीं पर जो है हमने एल्गोरिथम हमारा स्टॉप कर देगा, और ये हमारा पाथ होगा एस से ए से सी और सी से जी विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ 6। ऑल्दो हम बाकी की नोड्स भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन आप फाइंड करके देख सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ इस पाथ से ज़्यादा आएंगी, इसलिए हमने ये वाला पाथ जो है सिलेक्ट किया। इस तरह से एल्गोरिथम जो है वो वर्क करेगा। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले ए स्टार सर्च एल्गोरिथम बाकी तमाम सर्च एल्गोरिथम्स की निस्बत बेस्ट एल्गोरिथम है। उसकी वजह ये है कि ये ऑप्टिमल है और कंप्लीट है। ऑप्टिमल इन द सेंस कि हमें एक्यूरेट आंसर देगा, और कंप्लीट किस तरह ये आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और प्रॉब्लम जितनी मर्जी कम्प्लेक्स हो, ए स्टार एल्गोरिथम जो है उसे ईजिली सॉल्व कर सकता है। डिसएडवांटेज इसका हमें ये है कि ये हमेशा हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे सकता, क्योंकि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ पर चल रहे हैं, और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हमारी अप्रॉक्सीमेशन होती है, एस्टिमेशन होती है, वो रियल वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है हमें ना मिले। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम के कुछ कम्प्लेक्सिटी इश्यूज हैं, और मेजर ड्रॉबैक्स का ये है कि जितने नोड्स को ट्रेवर्स करता जाएगा उन्हें मेमोरी में स्टोर करता रहेगा, और मेमोरी स्पेस जो है वो ज़्यादा लेगा। ए स्टार एल्गोरिथम का एनालिसिस अगर हम करें तो ए स्टार एल्गोरिथम हमें वो पाथ रिटर्न करता है जो सबसे पहले अकर होता है। इट डज नॉट सर्च फॉर ऑल रिमेनिंग पाथ, और उसी पाथ पे से अगर उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करके उसने आगे चले जाना है। और जो ए स्टार की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है ह्यूरिस्टिक वैल्यूज पे। ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा, अगर उतनी ज़्यादा होगी तो ये एफिशिएंसी जो है वो इसकी रिड्यूस हो जाएगी। ए स्टार एल्गोरिथम एक्सपेंड्स ऑल नोड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एन। ए स्टार एल्गोरिथम हर उस नोड को एक्सपेंड करता है जो एफ ऑफ एन की कंडीशन को पूरा करता है। एफ ऑफ एन फाइंड करने के लिए जी ऑफ एन और एच ऑफ एन हमें चाहिए होता है, और उनका सम। तो हर नोड अगर ये दोनों वैल्यूज हमें दे रहा है तो उस पर ए स्टार एल्गोरिथम जो है वो उस नोड पर लग सकता है। कंप्लीट ये सेंस में है जी, ऐसा एल्गोरिथम इज कंप्लीट एज लॉन्ग एज, अगर हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम का जो ब्रांचिंग फैक्टर है अगर वो फिनिट होगा, फाइनाइट होगा, महदूद होगा, तो ए स्टार कंप्लीट है। अगर ब्रांचिंग फैक्टर हमारे पास इनफिनिट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एल्गोरिथम जब वो चलता ही जाएगा और वो कभी भी किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पर नहीं पहुंचेगा। कॉस्ट एट एवरी एक्शन इज फिक्स्ड, हर एक्शन पे कॉस्ट फिक्स हो, चेंज ना हो रही हो, तो इन दो फैक्टर्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि ए स्टार एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम होता है। अब देखते हैं कि ए स्टार एल्गोरिथम ऑप्टिमल कैसे है। ऑप्टिमल होने के लिए दो कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, एडमिसिबल और कंसिस्टेंसी। The first condition required for optimality is that h of n should be an admissible heuristic for A star tree search. An admissible heuristic is optimistic in nature. एडमिजिबल होना चाहिए सबसे पहले तो ए स्टार एल्गोरिथम को। एडमिजिबल कैसे होगा ये हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो इसको अभी फिलहाल स्किप करते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना चाहिए इसे, यानी आपको जो आउटपुट मिल रही है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हर बार ट्रेवर्स करने पर वो मुख्तलिफ आउटपुट ना दे रहा हो।
If the heuristic function is admissible, then A star tree search will always find the path least cost path. अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमिसिबल है, यानी आपका जो भी फंक्शन आप ह्यूरिस्टिक यूज़ कर रहे हैं वो एडमिसिबल है, तो आपका ए स्टार एल्गोरिथम हमेशा लीस्ट कॉस्ट की तरफ जाएगा और आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी हम, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं कोर्स, तो इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ बी रेस्ट पर डी है, जहाँ पर बी हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और डी है डेप्थ, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी सेम है। अब हम देखते हैं कि ए स्टार एल्गोरिथम को एडमिसिबल किस तरह बनाया जा सकता है। कोई भी ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच ऑफ एन एडमिसिबल तब कहलाता है इफ इट नेवर ओवर एस्टिमेट्स द रियल डिस्टेंस बिटवीन एन एंड द गोल नोड। दो चीज़ें हैं एडमिसिबिलिटी में, दो चीज़ें आती हैं, अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड की बिल्कुल राइट कॉर्नर पे मैंने दोनों कंडीशन लिखी है, अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन के लिए कंडीशन ये है कि एच ऑफ एन हमारा लेस देन इक्वल टू हो एच स्टार एन के, जबकि एच ऑफ एन हमारा क्या है, ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिस तरह पीछे भी हमने देखा ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, और ए स्टार एन हमारी क्या है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, या हम यूँ कह सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू है। क्लियर? अगर हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से कम है तो हम अंडर एस्टिमेशन कर रहे हैं, अगर हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। लेट्स जस्ट सपोज आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं मार्केट, और मार्केट जाने से पहले आप कुछ एस्टिमेट लगाते हैं। सपोज आपने एस्टिमेट लगाया जी कि आपको लैपटॉप जो है वो 40,000 तक का मिलेगा। आप शॉप पे जाते हैं मार्केट में, शॉपकीपर आपको कह देता है कि प्राइस बताता है 30,000, आपका एस्टिमेट था 40,000, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू एच ऑफ एन क्या थे 40,000, और आपकी जो एक्चुअल ऑप्टिमल वैल्यू है जो शॉपकीपर ने बताई वो क्या 30,000। तो आपका जो एस्टिमेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम उसी शॉप पर परचेज़ कर लेंगे वही वाली प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी एस्टिमेशन से कम की जो है हमें प्राइस मिल रही है। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर आपकी एस्टिमेशन वैल्यू सपोज आपने लगाई है 20,000 और एक्चुअल प्राइस शॉपकीपर आपको बताता है 30,000, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उस शॉप्स को छोड़ के अगली 2-3 शॉप्स को भी विज़िट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। इस एग्जांपल से हम लास्ट पर देखेंगे किस तरह से दोनों में से कौन सी एस्टिमेशन जो है हमें ज़्यादा सूटेबल है। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर शो किया गया है। ग्राफ में एस जो है हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और जी हमारी गोल स्टेट है, और इन बिटवीन दो स्टेट्स हमने सिर्फ मैंने यूज़ की हैं, एस से ए और बी दोनों की कॉस्ट जो है वो 200 आ रही है, और ए से जी तक की कॉस्ट हमारे पास 40 और बी से जी की कॉस्ट हमारे पास 50। जो रेड में लिखी गई है ये एक्चुअल कॉस्ट हैं हमारे पास गोल स्टेट तक पहुंचने की, सॉरी, और जो गोल स्टेट है उसकी हम कॉस्ट हमेशा ज़ीरो अज्यूम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे इन दोनों केसेस को देखते हैं। सबसे पहले ओवर एस्टिमेशन का केस देखते हैं। ओवर एस्टिमेशन में जैसे मैंने बताया कि एस्टिमेटेड वैल्यू हम एक्चुअल से ज़्यादा रखते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी दोनों नोड्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट हम 80 और 70 लेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी 40 और 50 थी, यानी दोनों गोल स्टेट तक हमें 40 और 50 की वैल्यू के थ्रू लेके जा रहे थे। हमने चूंकि ओवर एस्टिमेशन का केस देख रहे थे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 40 और 50 से ज़्यादा है, डेट इज़ 80 एंड 70। तो इस लिहाज से हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच ऑफ ए। जी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी ए तक पहुँचने के लिए स्टार्ट नोड से कितनी कॉस्ट लगी, डेट इज़ 200, प्लस एच ऑफ ए हमने अभी लेट किया 80, 200 प्लस 80 इज इक्वल टू 280। इसी तरह से हम एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। बी नोड तक स्टार्ट स्टेट से आने की एक्चुअल कॉस्ट 200 है, और एच ऑफ बी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बी की हमारे पास जो हमने लेट की है वो एस्टिमेटेड वैल्यू डेट इज 70, 270 आ गई। दोनों में से छोटी कौन सी है 270, यानी बी। तो हम बी वाला पाथ चूज़ करके गोल स्टेट तक जाएंगे। तो एफ ऑफ जी क्या निकलेगी हमारी 200 प्लस 50, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू गोल स्टेट की 0 है तो 250। ये था ओवर एस्टिमेशन का केस। अंडर एस्टिमेशन में देखते हैं, हमने चूंकि अंडर एस्टिमेट में एक्चुअल कॉस्ट से छोटी वैल्यू लगानी है, तो छोटी वैल्यू हमारे पास हम 40 और 50 से कम 30 और 20 लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू 30 और बी की 20 है।
ऐसे केस में हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, वो हमारे पास आता है 230 और एफ ऑफ बी हमारे पास आएगा 220। तो दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सी है वैल्यू, दैट इज़ 220, यानी कि बी स्टेट या बी नोड। तो हम बी नोड को यूज़ करके गोल स्टेट तक जाएंगे। बी नोड को यूज़ करके हम गोल स्टेट तक गए और हमें वैल्यू मिली 250। अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल हम लेके आते हैं कि 30,000 एक्चुअल प्राइस थी लैपटॉप की, शॉपकीपर ने आपको और आपने जो है एज्यूम की थी, एस्टिमेट की थी 20,000। ऐसे केस में मैं या आप क्या करते हैं, हमारी एजम्पशन से ज़्यादा की प्राइस आ गई तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ छोड़ के नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं, दूसरी पे, तीसरी पे, और फिर देखते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास 250 वैल्यू आ रही है, तो हम जस्ट एक रियल लाइफ के एग्जांपल की तरह ही अगर हम देखते हैं इसको कि हम ये बी के थ्रू हमारे पास 250 आई थी, अगर हम रियल लाइफ की तरह ही हम बी को छोड़ के किसी और शॉप पर जाएं और फिर वहाँ से कॉस्ट जो है प्राइस की फाइंड आउट करें, तो वो क्या होगी हमारे पास। अगर हम ए के थ्रू आते हैं तो वो हमारे पास होगी 250, 240 बनती है। 250 बढ़ी है कि 240, ऑब्वियसली 250। तो और हम शॉर्टेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। लैपटॉप की प्राइस हमने 20,000 एज्यूम अगर की हुई है, एस्टिमेट की हुई है, तो हमें अगर 20 तक या उसके ऑल राउंड अबाउट मिल जाती है तो हमारे लिए वो बेस्ट है। तो हम 250 वाला यानी बी नोड को छोड़ के, बी नोड वाला पाथ छोड़ के हम ए की तरफ जो है वो जाते हैं, यानी पहली शॉप छोड़ के दूसरी की तरफ हम जाते हैं। ऐसे केस में रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम अंडर एस्टिमेशन अगर करें तो हम ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपकी एस्टिमेशन जितनी कम होगी एक्चुअल वैल्यू से, आपका सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा ऑप्टिमल कहलाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।